जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अभिषेक और आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल क्रैक आर्मी पॉइंट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड के बारे में। वैसे तो आप लोग ब्लड के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारा जो रक्त है, हमारा जो ब्लड है, यह किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, हमारे ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है, हमारे ब्लड में आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट होता है। इन सब के बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल से जानने वाले हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरी कि वनडे एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। जैसे आप किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, अगर उसमें साइंस का पोर्शन है और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पर जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। बहुत ही वनडे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से जो है किसी न किसी भी जो भी पेपर होता है उसमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है। तो आज हम लोग जो है इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा ब्लड होता है, इस ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यदि पूछेगा कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो रक्त के अध्ययन को कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ जो ब्लड होता है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी यानी जो है पूछे तो ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं हीमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ जो ब्लड होता है, स्टडी ऑफ जो ब्लड होता है, इसे कहते हैं हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी कहते हैं, यानी पूछेगा ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं हीमेटोलॉजी। अब आपसे पूछेगा जो हमारा ब्लड होता है इसको और किन नामों में जाना जाता है, तो ब्लड को हम जो है रुधिर भी कहते हैं, इसको रुधिर भी कहा जाता है। आम भाषा में इसको हम खून कहते हैं। और ब्लड को जो है उर्दू में जो है इसे कहा जाता है लहू, इसे लहू भी कहते हैं। यानी ब्लड को जो है इतने नामों में जाना जाता है, रुधिर, खून और लहू के नाम जाना जाता है। ब्लड के अध्ययन को, स्टडी को कहा जाता है हीमेटोलॉजी। अब बात करेंगे कि जो हमारा ब्लड होता है, इस ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक, तो देखते हैं कि जो हमारा जो ब्लड होता है, इसके हमारे से पूछने की बॉडी में ब्लड कितना होता है, हमारे बॉडी में प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, प्लाज्मा में जल कितने परसेंट होता है, इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पूछेगा कि ब्लड में औसत मात्रा कितनी है हमारे शरीर में, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मानव रक्त, तो मानव रक्त से रिलेटेड ही सारा कुछ हमको पढ़ना है इसकी आज की क्लास में। तो बात करेंगे कि मानव शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में रक्त की औसत मात्रा यदि पूछ लेगा, रक्त की औसत मात्रा यानी एवरेज क्वांटिटी कितनी होती है हमारे बॉडी के अंदर ब्लड की। ठीक है, औसत मात्रा कितनी होती है, तो आप बताओगे औसत मात्रा जो होती है 5 से 6 लीटर होती है। ये जो औसत मात्रा होती है पुरुषों में होती है, ये औसत मात्रा किसकी होती है, पुरुषों की होती है। लेकिन अगर वही पूछेगा कि महिलाओं में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है, महिलाओं में कितनी होती है, महिलाओं में रक्त की औसत मात्रा, रक्त की औसत मात्रा, औसत मात्रा। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि महिलाओं में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है जो है पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है, तो वो आपका हो जाएगा 4.5 से लेकर के 5.5 लीटर के बीच में, 5.5 लीटर के बीच में हो जाएगा। यानी इतना ब्लड होता है महिलाओं के अंदर, महिलाओं में होता है। यानी जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आधा लीटर रक्त क्या होता है, कम होता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है, तो आधा लीटर क्या होता है, कम होता है। अब ये कम होने का कारण क्या है, क्यों महिलाओं में ब्लड जो है पुरुषों की तुलना में कम होता है, तो उसके 2 रीजन है। एक रीजन ये है कि जो महिलाएं होती हैं, एवरेज जो महिलाएं होती हैं अगर देखा जाए
तो उनका जो बॉडी वेट होता है, जो हाइट होता है, पुरुषों की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है हमारे बॉडी के हिसाब से ही हमारे शरीर में होता है, हमारी बॉडी के वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, वजन के हिसाब से होता है। तो महिलाओं का एवरेज अगर वेट देखा जाए तो महिलाओं का वेट जो होता है या जो हाइट होती है क्या होती है, कम होता है। ठीक है, और दूसरा रीजन ये होता है कि महिलाओं में जो मंथली साइकिल चलता है तो उसमें भी ब्लड बहुत अधिक मात्रा में निकलता रहता है, तो उसका कारण ये भी होता है कि महिलाओं में ब्लड कम होने का। अब बात किया जाए कि अगर ये ब्लड जो है ये तो औसत मात्रा एवरेज यानी लीटर में है, यदि ब्लड जो है पूछे कि हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो बॉडी के वेट का कितने परसेंट होता है। ठीक है, यानी जो रक्त होता है, मानव शरीर में जो रक्त होता है, मानव शरीर में रक्त, मानव शरीर में रक्त जो है शरीर के भार का, मानव शरीर में रक्त शरीर के भार का, शरीर के भार का कितना होता है, शरीर के भार का जो है होता है 7%, कितना होता है, 7% होता है। ठीक है, तो वेट के हिसाब से पूछेगा, भार के हिसाब से पूछेगा, परसेंटेज में तो 7% बताएंगे, और यदि एवरेज पूछेगा पुरुष में तो 5 से 6 लीटर, और महिला पूछेगा तो 4.5 से लेकर 5.5 लीटर, यानी एवरेज में आधा लीटर लगभग पुरुषों की तुलना में वो कम होता है। यदि पूछे कि जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि ब्लड को जब कटता है तो हमारे बॉडी से लाल जो पदार्थ निकलता है उसको बोलते हैं ब्लड बोला जाता है। तो ब्लड को कभी कभी जैसे आप लोग छोटे पे बचपन में क्या करते हैं, ब्लड कहीं कट जाता है हल्का, तो ब्लड को क्या करते थे, उसको जो है पी जाते थे। तो ब्लड को जब मुंह में ले लेते तो उसका जो टेस्ट था वो कड़वा लगता था। इसका मतलब ये है कि जो ब्लड हमारा होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो मानव रक्त कैसा होता है, आपका जो मानव रक्त होता है, जो ह्यूमन ब्लड होता है, मानव रक्त जो है क्षारीय होता है। कैसा होता है, एल्केलाइन होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, ये एल्केलाइन होता है, क्षारीय होता है। मानव कैसा होता है, क्षारीय होता है। अब आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जो भी हमारे पदार्थ होते हैं, जो क्षारीय होते हैं, जो अम्लीय होते हैं, जितने भी हमारे पदार्थ क्षारीय होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है, 7 से ज्यादा होता है। तो जो हमारा रक्त है, इस रक्त का अगर पूछेगा पीएच मान कितना होता है, पीएच मान, तो ब्लड का जो पीएच मान होता है वह होता है 7.4। ब्लड हमारा क्षारीय होता है और उसका पीएच मान कितना, 7.4 होता है। अब यदि आपसे पूछ ले कि जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, तो पीएच वैल्यू इसका 7.4 हो गया, क्षारीय होता है। जो ब्लड हमारा होता है यह हमारे शरीर में निर्माण से कहाँ पर होता है, तो रक्त का जो निर्माण होता है, रक्त का यदि निर्माण की बात की जाए, ठीक है, यानी युवा में, वयस्क में, किसके अंदर, वयस्क में, यदि वयस्क की बात की जाए कि रक्त का निर्माण वयस्क में कहाँ होता है, तो वो होता है बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है, वो होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को कहते हैं बोन मैरो कहा जाता है, इसे कहते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे कि जो ब्लड होता है भ्रूण के अंदर, जो बच्चा शिशु होता है उसमें कहाँ निर्माण होता है, तो जो शिशु होता है, शिशु कह लीजिए या नवजात शिशु कह लीजिए या भ्रूण कह लीजिए, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। भ्रूण में रक्त का निर्माण, तो ये होता है आपका यकृत। कहाँ होता है, यकृत, यानी यकृत को ही बोला जाता है लीवर। तो लीवर में होता है, यकृत में होता है। ठीक है, अब बात करें कि अस्थि मज्जा बोन मैरो क्या होता है, तो हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के बीच में जो खोखला भाग होता है उसके अंदर होता है हमारा बोन मैरो, अस्थि मज्जा होता है। जो लंबी हड्डियां होती है, जैसे ये हमारे हाथ की हड्डियां लंबी हो गई, इसके अंदर हो जाएगा। जो हमारे पीछे जो रीढ़ की जो हड्डी होती है लंबी होती है उसके अंदर होता है। जो हमारे पैर की जो हड्डियां होती है लंबी होती है उनके अंदर होता है। इन छोटी हड्डियों में नहीं होता है। जैसे आप लोग लेग पीस जो भी खाते होंगे, चिकन जो खाते होंगे, देखोगे जो लेग पीस होता है उसके अंदर उसको तोड़ने के बाद अंदर जो है लाल रंग का पदार्थ निकलता है, वह क्या होता है, वह क्या होता है, बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा होता है। तो जो भी कोई जानवर है जिसके अंदर ब्लड पाया जाता है तो वह ब्लड जो है उस अस्थि मज्जा में बोन मैरो में बनता है। लेकिन जो शिशु होता है या जो भ्रूण होता है, भ्रूण का मतलब होता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता उसे बोला जाता है भ्रूण, बोला जाता है एम्ब्रियो बोला जाता है। तो एम्ब्रियो के अंदर अगर पूछेगा तो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर यानी जो है यकृत के अंदर होता है।
यकृत को हम लोग जो है जिगर भी कहते हैं। अब शिशु भी होता है, शिशु पैदा हो जाता है तो अभी उसकी हड्डियां उतनी विकसित नहीं होती हैं। जब हड्डियां विकसित नहीं हुई होती हैं तो उसके अंदर जो है बोन मैरो नहीं बना होता है, तो उसके अंदर ब्लड का निर्माण नहीं होता है। तो उसके अंदर ब्लड का निर्माण कहाँ हो जाएगा? यकृत में हो जाएगा, लीवर में हो जाएगा। ठीक है। और अगर पूछेगा वयस्क में तो वो हो जाता है अस्थि मज्जा में हो जाता है। इसके बाद पूछेगा जैसे कि जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड होता है, ठीक, तो इस ब्लड को जैसे कि जो कलर प्रदान करता है ब्लड का, आप देखो लाल होता है। तो रक्त जो हमारा लाल होता है, मनुष्य का जो रक्त होता है, मनुष्य का जो रक्त होता है, ठीक है, ये लाल होता है। और लाल होने का कारण क्या होता है? तो मनुष्य का रक्त लाल जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यानी पूछेगा ब्लड का रंग लाल किसके कारण होता है? बताएंगे ब्लड का रंग जो होता है वो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। यानी अगर कोई भी जीवधारी है और उसका ब्लड का रंग लाल है तो उसके लाल होने का कारण क्या हो जाएगा? उसका कारण हो जाएगा हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आप लोग जैसे देखे होंगे कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं, जो जीव होते हैं, उनका ब्लड जो है लाल नहीं होता। तो मतलब अगर ब्लड लाल नहीं है उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं है। तो ब्लड लाल होगा किसके कारण होगा? हीमोग्लोबिन के कारण होगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं इसे काकरोच इसे बोलते हैं तिलचट्टा। काकरोच का जो रक्त होता है, काकरोच का रक्त जो है सफेद होता है। काकरोच का रक्त कैसा होता है? ये होता है सफेद। काकरोच का रक्त होता है सफेद। और सफेद होने का कारण क्या होता है? तो काकरोच का रक्त सफेद होता है, ठीक है, क्योंकि इसके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, उसके जगह पे होता है हीमोलिम्फ होता है। हीमोलिम्फ होता है। तो हीमोलिम्फ कारण जो है काकरोच का जो रक्त होता है वो क्या होता है? सफेद होता है। जैसे ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस का जो रक्त होता है, यह होता है नीला। ठीक है। तो ऑक्टोपस का रंग नीला होता है, इसका कारण क्या है? तो इसके ब्लड में हीमोग्लोबिन की जगह में पाया जाता है हीमोसाइनिन। क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन पाया जाता है। हीमोसाइनिन। क्वेश्चन पूछता है कि जो कॉकरोच होता है उसका ब्लड सफेद होता है, उसका कारण क्या है? हीमोलिम्फ होता है, उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑक्टोपस जो होता है उसका ब्लड कैसा होता है? तो नीला होता है। इसका कारण क्या हो जाएगा? इसमें होता है हीमोलिम्फ होता है, इसके कारण इसका ब्लड क्या होता है? नीला होता है। तो जिसका भी ब्लड लाल है उसका कारण होगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। ठीक है। अब जो है पूछ लेते हैं मनुष्य के जो शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? यानी स्वस्थ मनुष्य में, ठीक है, स्वस्थ मनुष्य में जो हमारा हीमोग्लोबिन होना चाहिए, स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा ये होनी चाहिए 14 ग्राम, 14 से लेकर के 16 ग्राम प्रति 100 डेसीलीटर। 100 डेसीलीटर ब्लड में होना चाहिए। यानी 100 डेसीलीटर यदि ब्लड है तो उसमें 14 से लेकर के 16 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। वो भी किसमें? पुरुषों में होना चाहिए। अगर पूछेगा महिलाओं में, ये पुरुषों में होता है। किसमें होता है? ये आपका होता है पुरुषों में। लेकिन अगर चाहिए महिलाओं में, अगर पूछेगा तो महिलाओं में जो ब्लड होता है, महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन होता है, महिलाओं में हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी मात्रा पूछेगा तो 12 से 14 ग्राम हो जाएगा। यानी महिलाओं में हीमोग्लोबिन जो होता है वह होता है 12 ग्राम से लेकर के 14 ग्राम प्रति 100 डेसीलीटर ब्लड। 100 डेसीलीटर ब्लड में कितना होता है? तो 12 से 14 ग्राम जो होना चाहिए। अब इससे कम हो जाएगा तो क्या होगा? दिक्कत है, प्रॉब्लम है।
ठीक है। तो ब्लड टेस्ट कराने पे उसमें लिख के आता है कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा डेसीलीटर में कितना है। ठीक है। अब जो है जो हमारा ब्लड होता है यह किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, हमारा जो ब्लड होता है किन पदार्थों से मिलकर बना होता है वो देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं देखते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, इसे पूछ लेता है कि जो हमारा ब्लड होता है ब्लड कैसा उत्तक है। तो अगर बात करें कि ब्लड कैसा उत्तक है तो जो हमारा रक्त होता है, ठीक, ये रक्त जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जो रक्त होता है मानव रक्त, ठीक है, मानव रक्त, ठीक है, मानव रक्त जो है तरल तरल संयोजी उत्तक होता है। कैसा होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक, यानी इसको बोलते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। इसे बोलते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी जो हमारा ब्लड होता है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका कारण क्या है कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और यह हमारे पूरी बॉडी को जोड़ने का कार्य करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे ब्लड में कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो एक जैसा काम करती हैं। जैसे आरबीसी का सेम काम होता है, डब्ल्यूबीसी का सेम कार्य होता है, प्लेटलेट का सेम कार्य होता है। जब कई कोशिकाएं मिलकर के एक जैसा कार्य करती हैं तो उनके ग्रुप को ही, उनके समूह को ही कहा जाता है उत्तक। यानी हमारा ब्लड उत्तक है, जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे संयोजी बोला जाता है। और लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है इसलिए इसे तरल बोलते हैं। तो ब्लड कैसा उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक है। अब बात करते हैं जो हमारा ब्लड होता है वह किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। जो हमारा ब्लड है किन पदार्थों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के दो भाग होते हैं, इन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला जो पार्ट होता है बोलते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं रक्त कोशिका, रक्त कोशिका, या उसे रुधिराणु भी बोला जाता है। इसे रुधिराणु भी बोलते हैं, रुधिराणु भी बोलते हैं। ठीक है, इसे रुधिराणु बोलते हैं या रक्त कोशिका बोला जाता है, इसे ब्लड सेल बोला जाता है, इसे बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, इसे बोला जाता है प्लाज्मा। तो अब जो हमारा मानव जो रक्त होता है ये दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, पहला प्लाज्मा, दूसरा रक्त कोशिका से होता है। ठीक है, अब बात किया जाए कि प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा जो है रक्त का तरल भाग होता है। कैसा भाग होता है? यह रक्त का जो है, रक्त का क्या है? प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है। कैसा भाग है? तरल भाग होता है। जबकि जो रक्त कोशिका होता है यह रक्त का कैसा भाग होता है? यह रक्त का ठोस भाग होता है। कैसा भाग होता है? ठोस भाग होता है। और प्लाज्मा जो होता है यह तरल पार्ट होता है, यानी लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है जबकि ये सॉलिड में होता है। अब प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा के अंदर ही रक्त कोशिकाएं क्या होती है? तैरती हैं। प्लाज्मा के अंदर कोशिकाएं क्या होती हैं? तैरती रहती हैं। प्लाज्मा जो हमारा होता है, ठीक है, यह रक्त में होता है कितना? यह रक्त में होता है 55%। अगर पूरे रक्त को 100% माना जाए, इस 100% का जो प्लाज्मा होता है ये होता है 55%, तो रक्त कोशिका कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 45%। यानी हमारे ब्लड में जो रुधिराणु होती है या जो ब्लड सेल होती है, रक्त कोशिका होती है, कितने परसेंट होती है? 45%। और ब्लड में प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? तो हमारा वो होता है 55%। अगर बात किया जाए कि जो प्लाज्मा है इसका रंग कैसा होता है, तो प्लाज्मा का जो रंग होता है, प्लाज्मा का जो रंग यानी कलर होता है वो होता है हल्का पीला। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। आप लोग देखे होंगे जब हमें कहीं खरोच लग जाता है या कट जाता है, कटने के बाद जब ब्लड निकलता रहता है, जब ब्लड निकलना बंद हो जाता है तो जो पानी जैसा पदार्थ दिखता है, पानी जैसा पदार्थ दिखता है वो हल्के पीले रंग का होता है, वही हमारा क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा हमारा रक्त का तरल भाग होता है, ब्लड में 55% होता है और इसका रंग जो है हल्का पीला होता है। ठीक है, अब प्लाज्मा में बात किया जाए तो 55% क्या हो गया? प्लाज्मा हमारे ब्लड का हो गया। ब्लड का जो रक्त का 55% है, लेकिन पूछेगा प्लाज्मा में जल कितना होता है, क्या क्या चीजें और होती है प्लाज्मा में? प्लाज्मा में होता है जल। प्लाज्मा में
जो जल होता है, जल प्लाज्मा में जल की जो मात्रा होती है वो होता है 90 से लेकर के 92%, यानी 91 से 92% या 90 से 92% होता है प्लाज्मा में जल होता है। और पूछेगा कि प्लाज्मा में प्रोटीन कितना होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन अगर आपसे पूछ ले प्लाज्मा में प्रोटीन कितना होता है, ये होता है आपका जो है 7% होता है। तो हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन कितना होता है, 7% होता है, जो कि प्लाज्मा में जल जो होता है वो 90 से 92% होता है, 91-92% होता है। अगर आपसे पूछे कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है कौन कौन सा प्रोटीन हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन हमारा होता है पहला हमारा प्रोटीन होता है जिसका नाम है फाइब्रोनोजिन प्रोटीन। फाइब्रोनोजिन प्रोटीन, हमारे ब्लड के प्लाज्मा में फाइब्रोनोजिन प्रोटीन होता है। इसके बाद कौन सा प्रोटीन होता है, इसके अंदर होता है एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन, इसके अंदर और एक प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन। इसके अंदर होता है थ्रोम्बिन प्रोटीन। थ्रोम्बिन प्रोटीन, तो ये हमारे कुछ प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन है जिसमें से इनका कार्य जो होता है वो पूछ लेता है। तो पूछेगा कि कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है या पाया जाता है, तो यहाँ से बता सकते हैं कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में होता है और कौन सा नहीं होता। अब बात करते हैं जो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन होता है, इसका कार्य होता है रक्त को जमने में सहायता करना। इसका कार्य होता है रक्त को जमने में सहायता करना। सहायता करना यानी पूछेगा कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो ब्लड को जमने में हेल्प करता है, तो बताओगे फाइब्रोनोजिन प्रोटीन होता है जो ब्लड को जमने में क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, अब अगर बात किया जाए तो जो हमारा ब्लड होता है इस ब्लड को जमने में कौन कौन चीजें सहायक होती हैं। ठीक है, अगर ब्लड जो होता है ब्लड को जमने में क्या क्या चीजें जो है सहायक होती हैं, तो देखिए ब्लड को अगर जमाने वाला पदार्थ पूछेगा, ब्लड को यानी रक्त को जमने वाला पदार्थ पूछेगा, रक्त को जमाने वाला पदार्थ की अगर बात किया जाए तो इस पदार्थ में यदि आपसे पहला पूछेगा प्रोटीन, प्रोटीन तो प्रोटीन पूछेगा तो क्या बताओगे, फाइब्रोनोजिन बताओगे। अगर प्रोटीन पूछेगा तो बताओगे फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन प्रोटीन। लेकिन अगर आपसे प्रोटीन ना पूछ करके पूछे कि रक्त को जमने में सहायक धातु कौन सी है, यानी मेटल कौन सा होता है, यानी कौन सा मेटल है, यानी विच मेटल है ब्लड क्लॉटिंग में, जो कौन सा मेटल है जो हेल्प करता है, कौन सा मेटल हमें सहायता करता है क्लॉटिंग में, तो वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम Ca। ठीक है, तो जो कैल्शियम धातु होता है ब्लड को जमने में सहायता करता है। अगर आपसे अगर धातु नहीं पूछा, अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा विटामिन होता है, कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है, यानी ब्लड को जमने में सहायता करता है, तो विटामिन का नाम पूछेगा तो बताओगे विटामिन के। बताओगे विटामिन, विटामिन के। और अभी इसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे जो है कि जो है रक्त कोशिका हमारी होती है तीन प्रकार की होती है, WBC, RBC और प्लेटलेट। तो प्लेटलेट का कार्य होता है ब्लड को जमने में सहायता करना। तो पूछे कौन सी रक्त कोशिका है, यानी अगर रक्त कोशिका पूछेगा, ब्लड सेल पूछेगा, कौन सी ब्लड कोशिका है जो ब्लड को जमने में सहायता करती है, रक्त को जमने में सहायता कौन सी ब्लड कोशिका करती है, तो इसके लिए आप उत्तर करोगे प्लेटलेट। प्लेटलेट यानी जो है जो प्लेटलेट होता है ये भी हमारे ब्लड को जमने में क्या करता है, सहायता करता है। यानी यहाँ से हमको जो भी पदार्थ ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं हमने एक ही बार में सब कुछ देख लिया। जैसे कि अगर पूछेगा कि प्रोटीन तो फाइब्रोनोजिन, अगर पूछेगा धातु तो कैल्शियम, पूछेगा विटामिन तो विटामिन के, और पूछेगा आपसे रक्त कोशिका तो बताओगे आपसे प्लेटलेट बताओगे। एक प्रोटीन हमारे ब्लड में और भी होता है जिसका नाम है हिपेरिन। हिपेरिन प्रोटीन होता है, हिपेरिन प्रोटीन। अब ध्यान दीजिएगा ये सभी ब्लड को जमने में सहायक वाले हैं।
और यह ब्लड को जमने से क्या करता है, रोकता है। मतलब ये जमाने में सहायता कब करेंगे, जब हमारे शरीर को कहीं चोट लग जाए, कहीं कट जाए और ब्लड क्या होता है, निकलने लगता है। जब ब्लड निकलता है कटने के बाद, तो इनके कारण से ब्लड क्या होता है, जमता है। लेकिन अगर पूछेगा कि कौन सा ऐसा प्रोटीन है या पदार्थ है जो शरीर के अंदर ब्लड को जमने से क्या करता है, रोकता है, तो भाई बाहर तो जमना जरूरी है, कटने के बाद ब्लड का जमना जरूरी नहीं, जमे तो क्या होगा, पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा। लेकिन बॉडी के अंदर अगर जम जाएगा तो दिक्कत है। तो बॉडी के अंदर जो हमारे जो शरीर होता है, इसके अंदर ब्लड नसों में न जमे, उसके लिए प्रोटीन पाया जाता है, हिपेरिन प्रोटीन। और इसका कार्य क्या होता है, यह शरीर के अंदर ये क्या करता है, यह शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, रक्त को जमने से क्या करता है, रोकता है। यानी पूछेगा कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड को बॉडी के अंदर जमने से रोकता है, तो उसका उत्तर देगा हिपेरिन प्रोटीन। यह ब्लड को क्या करता है, बॉडी में जमने से रोकता है, और ये बाकी सब हमारे ब्लड को जमने में सहायता करते हैं। यहाँ एक हमने क्वेश्चन पूछा कि प्लाज्मा में जल कितना होता है, तो 90 से 92%। अब जो हमारे बॉडी में जो जल होता है वो कहाँ कहाँ होता है और कितना होता है, वो हम लोग देख के चलते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं देखता हूँ। चलिए अब देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट हमारा क्या बना कि हमारे बॉडी में जो है जल, प्लाज्मा में जो जल कितना होता है, 90 से 92% होता है। जल से भी 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे पूछेगा कि अगर पूछेगा आपसे कि जीव द्रव्य में जल कितना होता है, जीव द्रव्य जिसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य में जल, तो ये होता है लगभग 85%। कितना होता है, लगभग 85% होता है। यदि आपसे ये पूछे कि जो हमारा शरीर होता है, शरीर में जल कितना होता है, मानव शरीर में जल कितना होता है, शरीर में जल कितना होता है, तो ये होता है 65 से लेकर के 70%। ठीक, तो यानी पूछेगा प्लाज्मा में जल तो 91 से 92%, हमारे जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म में वाटर पूछेगा तो 85%, और पूछेगा शरीर के अंदर जल कितना होता है, बॉडी में जल कितना होता है, 65 से 70%। और यदि पूछेगा मूत्र में जल कितना होता है, मूत्र में अगर पूछ लेगा मूत्र में जल, मूत्र में जल, तो मूत्र में जो जल होता है वो होता है 95%। ठीक है, इसीलिए अगर हमारे शरीर में जल की कमी हो जाएगी, तो अगर जल की कमी हो जाएगी तो जल की कमी से एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है डिहाइड्रेशन। तो जल की कमी से हमें जो रोग होता है उसका नाम है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इसे बोलते हैं हिंदी में निर्जलीकरण रोग हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसलिए हमें जल जो है जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। और प्रतिदिन पूछता है कि प्रतिदिन हमें कितनी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो प्रतिदिन हमें जो है जल की जो आवश्यकता होती है वो 3 से 4 लीटर कंपल्सरी होता है, यानी इतना आपको पानी पीना